गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 3 जनवरी 2024 के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है गवर्नमेंट रेडी विद रूल्स फॉर CAA सेट टू नोटिफाइड बिफोर लोकसभा पॉल्स अनाउंसमेंट। क्या बात की जा रही है कि गवर्नमेंट जो है, देखिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा CAA क्या है। CAA के बारे में जब भी बात होती है तो समझ में आता है कि ये 2019 के अंदर एक पास हुआ रूल था, एक्ट बन गया था, ठीक है, बिल इसको लाया गया था। दिसंबर 9 को सबसे पहले CAA जो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसको प्रेजेंट किया जाता है लोकसभा के अंदर। और यहाँ पर 9 जनवरी 2 दिन के बाद यानी कि 9 दिसंबर को ये हुआ था। उसके बाद 11 दिसंबर को ये पास हो जाता है राज्यसभा में भी। तो लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों जगह से ये पास हो जाता है। और उसी के बाद जस्ट आफ्टर 1 डे यानी कि 12 दिसंबर को ये पास कर दिया जाता है या साइन कर दिए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा भी। तो दोनों ये हमारा जो एक बिल को एक्ट बनने के लिए जितनी भी स्टेजेस से पार होना पड़ता है, खासकर जो ये 3 स्टेजेस होती हैं, जो कि पहले होगी जिस हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ है वहाँ से पास होना, उसके बाद अदर हाउस से पास करवाया जाना और उसके बाद प्रेसिडेंट से साइन लेना। तो ये सारी की सारी एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये तीनों स्टेजेस यहाँ पर पास हो जाती है 2019 में। लेकिन तुरंत इसी के बाद देखना पड़ता है कि पूरे देश के अंदर बहुत सारे प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। प्रोटेस्ट का कारण क्या था? प्रोटेस्ट का कारण ये होता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप क्या कर रही हो। अमेंडमेंट में ये लिखा गया था कि जितने भी जो भी पाकिस्तान मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं, हमारे पड़ोसी जो कंट्रीज़ है जैसे कि पाकिस्तान हम देख सकते हैं जिसके अंदर इस्लाम मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ ये हैं, उसी के अंदर अफ़गानिस्तान जैसी कंट्रीज़ हैं, उसके बाद फिर बांग्लादेश है। तो जो भी ये हमारी बॉर्डर लगती हुई कंट्रीज़ हैं और जिनके अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इसी के ऊपर यहाँ पर बोला गया कि किस प्रकार से ये जो पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर हिंदूज़ का, सिख्स का, पारसीज का, जैन का, या जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है इन कंट्रीज़ में, उन लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हरेसमेंट की जाती है, प्रोसिक्यूशन उनका हो जाता है। तो इसी वजह से वो लोग भाग जाते हैं। और वो लोग भाग कर कहाँ आते हैं? इंडिया के अंदर। तो जो भी ऐसे इलीगली आए हुए लोग हैं उनको इंडिया में उनकी जो सिटीजनशिप है उसको थोड़ा सा यहाँ पर फास्ट ट्रैक कर दिया जाएगा। तो ये बात समझ में आई। बट एक्सेप्ट मुस्लिम्स, तो यहाँ पर मुस्लिम्स को ये ओहदा नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट होने की वजह से फिर बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं, देश भर में प्रोटेस्ट किए जाते हैं स्टूडेंट्स बॉडी के द्वारा, या फिर जो और महिलाएं हैं, तो बहुत सारे प्रोटेस्ट यहाँ पर देखे जाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव यहाँ पर नहीं दिखाई देना चाहिए। उसके बाद से लगातार यहाँ पर 2023 का दिसंबर जा चुका है। ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि 3 साल से ज़्यादा का समय यहाँ पर हो चुका है, लेकिन अभी तक इस एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई रूल्स नहीं नोटिफाई हुए थे। लेकिन अभी ऐसा माना जा रहा है कि इलेक्शन से पहले यहाँ पर शायद इसके जो नोटिफिकेशन के रूल्स हैं उनको यहाँ पर नोटिफाइड कर दिया जाएगा। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो होने वाला है वो होगा आपका ऑनलाइन, डिजिटली। पूरी जो प्रोसेस होगी, पूरी जो प्रक्रिया होगी किसी को सिटीजनशिप देने की, तो उनको ऑनलाइन ही यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है अनदर आई इन स्काई। देखिए ये 2 जगह पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले तो इट्स ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट इन प्रीलिम्स क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आपका जो पोर्शन है वहाँ पर काम आएगा। दूसरा, ये अगर मेंस की भी बात करें तो इस पर मेंस में बिल्कुल सवाल आ सकता है। और मेंस में इंपॉर्टेंट हो जाता है GS पेपर 3 के लिए। GS पेपर 3 में आपके बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिसको अलग अलग कंपोनेंट में बांटा जा सकता है, जैसे इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, और उसी के अंदर है यहाँ पर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो बिल्कुल ये साइंस एंड टेक के भी, अगर साइंस एंड टेक के सिलेबस को भी आप डिवाइड करेंगे तो उसमें भी जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसके अंदर यहाँ पर आएगा, स्पेस टेक के अंदर यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए क्या बोलता है आर्टिकल का बोलना है कि अनदर आई इन स्काई ऑन ग्राउंड, इंडिया इज नाउ पार्ट ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट। देखिए क्या हुआ है,
आपका यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, उन्होंने अप्रूव किए हैं 1250 करोड़ रुपए, जो कि पुणे के अंदर होंगे, जहाँ पर NCRA लीड करने वाला है। अब आप लोग पूछेंगे कि क्या लीड करने वाला है, क्या हो रहा है, हमें ज़रा समझाइए। देखिए, कल ही हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर बात की थी, जिससे पूरा न्यूज़पेपर ऑलमोस्ट उसी आर्टिकल से भरा हुआ था, जो कि बात कर रहा था एक्सपो सेट के बारे में, जहाँ पर इंडिया की तरफ से एक्सरे रेज को, जो कि पोलराइज्ड हो जाती हैं, उनके लिए पोलरीमीटर, एक्स से क्या होगा, एक्सरे, PO से यहाँ पर बनता है पोलरीमीटर, यानी पोलराइज्ड हुई हुई एक्सरेज को जो मीटर करेगा, यानी कि मेजर करेगा। और सेट हमेशा, मैंने कल भी बताया, सैटेलाइट के लिए इस्तेमाल होता है। तो उसको लॉन्च किया गया था 1 जनवरी को, जो कि इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये नासा के बाद में इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो इसकी मेजरमेंट के लिए एक्सरे लाइट्स को, या फिर हम बोले ब्लैक जो होल होते हैं या न्यूट्रॉन जो स्टार होते हैं, उनको समझने के लिए इंडिया ने ऐसा इनिशिएटिव उठाया। लेकिन अभी एक वर्ल्ड वाइड ऑलरेडी इनिशिएटिव चल रहा है, जो कि इनिशिएटिव चला हुआ है रेडियो प्रोजेक्ट, रेडियो टेलीस्कोप ये बना हुआ है, और ये जाना जाता है नाम से, जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है स्काओ। देखिए, ये आपको पता होना चाहिए, ये प्रीलिम्स के लिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। क्या है स्काओ? स्काओ का मतलब है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। तो ये जो प्रोजेक्ट होगा अभी इसी के अंडर में, SKA, अगेन हम क्या करेंगे यहाँ पर, स्क्वायर किलोमीटर एरे। तो ये जो स्क्वायर किलोमीटर एरे है, इसी के लिए पुणे के अंदर, इंडिया के अंदर पुणे में यहाँ पर एक इंस्टॉलेशन करवाई जाएगी। आपके जो सैटेलाइट होती है, ऑब्जर्वेटरी जो होगी, एक प्रोजेक्ट जो होगा उसके लिए। और ये जो होगा, ये 3rd नोड होने वाली है इंडिया के अंदर, लीगो के अंदर, यहाँ पर महाराष्ट्र में इसको लॉन्च किया जा रहा है। और ये बहुत ही इंटरनेशनल मेगा साइंस प्रोजेक्ट, जो स्क्वायर आपका किलोमीटर ऑब्जर्वेटरी है, उसका ये फंक्शन बनेगा। और ये जब सारी जगह पे, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में भी इसको लगाया जा रहा है, साउथ अफ्रीका में लग रहा है, USA में यहाँ पर इसके लिए ऑब्जर्वेटरी बनाई जा रही है। और ये जितने भी टेलीस्कोप यहाँ पर लगेंगे, ये जितने भी टेलीस्कोप होंगे, ये एक साथ मिलकर फंक्शन करेंगे एज अ बहुत बड़ा टेलीस्कोप, जो कि हर जगह से, अर्थ के हर उस पॉइंट पे जहाँ पर इनको लगाया जा रहा है, वहाँ से सिग्नल्स को ग्रैब्स करेंगे और एक ही जगह पर, या फिर हम बोल सकते हैं कि साझा होकर, कॉमन होकर ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे। देखिए, जब भी कोई प्रोजेक्ट कॉमनली किया जाता है ना, या फिर जॉइंट किया जाता है, तो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन आती है, वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो भी मेंबर कंट्रीज होती है उनके साथ साझा की जाती है, उनके साथ शेयर की जाती हैं। तो ये एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इस बात का, इस प्रोजेक्ट का, कि इंडिया के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर सवाल उठता है कि ठीक है, इसका मेंबर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, राइट? आपको UPSC का एग्ज़ाम देने जाना है, उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन है, 21 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए, आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट कर देना चाहिए। उसी प्रकार से अगर आपको स्काउ का, यानी कि स्क्वायर किलोमीटर, ये जो आपका एरे ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट है, इसका आपको मेंबर बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस को यहाँ पर पूर्ति करनी पड़ती है। जैसे कि अगर कंट्रीज यहाँ पर साइन करना चाहती हैं, तो उससे पहले उनको रेटिफाई करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, रेटिफाई करवाना पड़ेगा, और फिर ही उसके बाद वो स्काओ के कन्वेंशन की मेंबर बन सकती हैं फॉर्मली। अब उसको करने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट को अप्रूवल लेना होता है, एक फाइनेंशियल सैंक्शन का, यानी कि आपको सबसे पहले पैसे वहाँ पर जमा करवाने पड़ेंगे। और वो कितने पैसे होते हैं, पैसे, रुपीज़, मनी कितना होगा, वो होगा रुपये 12,000, यहाँ पर 1250 करोड़, ठीक है, 1250 करोड़ का जो ये अमाउंट है, ये आपको पहले जमा करवाना पड़ेगा, सैंक्शंस करवाने पड़ेंगे कि हम इस प्रोजेक्ट में एज अ मेंबर कंट्री यहाँ पर बनना चाहते हैं, और उसी के बाद आप रेटिफिकेशन की तरफ चलेंगे। और इसी में देखा गया है कि 2023 में, अभी जनवरी के अंदर, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में बिल्कुल पूछा जा सकता है कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा इसको किया जा रहा है, या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के द्वारा किया जा रहा है, या फिर आपके DRDO जो है, डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड साइंस का जो आपका, हम बोल सकते हैं कि डिपार्टमेंट क्या, उसके द्वारा करवाया जा रहा है, या फिर आपका 4th ऑप्शन दे देंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी द्वारा। तो आपको ये इम्पोर्टेंटली याद रखना है कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी द्वारा यहाँ पर ये सैंक्शनिंग करवाई गई है, ये इस प्रोजेक्ट का भाग बनाता है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, वोटिंग विद देयर वीज़ाज। देखिए, इस आर्टिकल को समझने के लिए मैंने माइंड मैप बनाए हुए, मैंने कल ही आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि अब हर जो आर्टिकल होता है एडिटोरियल आइडियाज़ बेस से,
उसको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में समझाने के लिए हम लोग माइंड मैप्स का इस्तेमाल करेंगे। और यहीं पर हम आ जाते हैं यहाँ के आज के माइंड मैप के ऊपर। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये लिखा किसके द्वारा है। आर्टिकल जो लिखा गया है वो है वोटिंग विद देयर वीजाज, मोर इंडियंस आर माइग्रेटिंग ओवरसीज अक्रॉस क्लासेस। देखिए, संजय भारू यहाँ पर ऑथर हैं और ऑथर इस पूरे आर्टिकल में फोकस कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो इंडियंस है वो कंट्री को छोड़ के बाहर जा रहे हैं, उनका जो नंबर होता है वो काफ़ी ग्रो कर रहा है। और चाहे वो अपर इकोनॉमी में हो या फिर लोअर इकोनॉमी में हो, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो पुअर लोग हैं वही यहाँ पर जाना चाहते हैं कंट्री को छोड़कर, नहीं, पुअर के साथ साथ यहाँ पर मिडिल क्लास, वेल्दी, सभी लोग यहाँ पर कंट्री को छोड़कर बाहर के देशों में जा रहे हैं, चाहे वो बाय डंकी रूट्स हो या फिर लीगल माइग्रेशन वो क्यों ना हो रहा हो। तो ये काफ़ी है। अब ऑथर कह रहे हैं कि इसकी वजह से जो इन्फ्लुएंस हो रहा है माइग्रेशन की, किन किन कारणों की वजह से यहाँ पर ये हो रहा है, उसके ऊपर कुछ यहाँ पर हमें सजेशन दिए गए हैं, उस पर हम ध्यान देंगे। खैर, इसी के लिए मैंने यहाँ पर PYQ को देखा है कि मेंस में यहाँ पर PYQ आए हुए हैं और उसके बाद भी पर मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, जैसे व्हाट आर सम ऑफ द प्राइमरी रीजंस गिवन इन आर्टिकल फॉर व्हाई इंडियंस आर चूजिंग टू माइग्रेट। तो एग्जांपल्स हैं। अगर आप लोगों को देखिए, मेरे पास एक कमेंट आया था कल ही और मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में इंट्रो में बताना भूल के, लेकिन अभी बता रही हूँ कि अगर किसी को भी ये जो आर्टिकल्स मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाती हूँ वो समझने हैं और उनका आप लोगों को एज अ देखना है, पढ़ना है आपको खुद से, तो आप वो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके इसको टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको डेली का जो ये आर्टिकल होता है, जिसको मैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट कर पाती हूँ कि ठीक है ये सिलेबस के साथ जा रहा है, ये मेंस के सिलेबस में जा रहा है, प्रीलिम्स के सिलेबस में जा रहा है, ये इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या किस मेंस के सिलेबस में कौन से पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसी हिसाब से आपको वो वहाँ पर मिलेंगे विद माइंड मैप। साथ में आपको उनका माइंड मैप भी मिलेगा, तो आप लोग जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। खैर, वापस आते हैं हमारे आर्टिकल के ऊपर और हम देखते हैं की पॉइंट्स में कि सबसे पहले जो हमारा माइंड मैप है इसमें बात की जा रही है एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन इमिग्रेशन। देखिए, इंडियंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा, जो छोटी छोटी जॉब्स भी होती है ना अदर कंट्रीज़ में, जैसे कनाडा, USA, उसके अंदर चले जाते हैं, रेदर इंडिया में स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं। मतलब उनको छोटी कोई भी मिनियल जॉब है, कोई भी वहाँ पर चाहे फार्म्स के अंदर ही काम क्यों ना करना हो, वो वहाँ पर जाकर करने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन इंडिया में नहीं करना चाहते हैं। ऐसे ही एक रिपोर्ट प्रेजेंट की गई थी द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर, जिसमें ये इंडिकेट किया गया है कि कैसे नवंबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 तक यहाँ पर लगभग 96,000 या फिर 9,66,917 इंडियंस जो थे वो पकड़े गए हैं, जो इलीगली क्रॉस करना चाहते थे USA के अंदर। देखिए, काफ़ी बड़ा नंबर हो जाता है। कितने लोग यहाँ पर पकड़े गए हैं? 9,66,917 या फिर 9,66,917 पीपल, जो सिर्फ एक साल के अंदर नवंबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 में इंडिया से जा रहे थे, इंडियन से ये, और इलीगली USA के अंदर जाना चाहते थे। ऑलमोस्ट 10 लाख लोगों को पकड़ा गया है जो इलीगली जाना चाहते थे। ये नंबर जो है काफ़ी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज भी हुआ है। 1833 लोग थे जो 2019 में 2020 में ये पकड़े गए थे, और जब 2021-22 में देखा जाए तो ये जो नंबर बढ़ा है ये 63,927 लोगों से बढ़ गया है। तो खैर, ये डाटा है, जस्ट आप लोग सुन लीजिए और समझिए कि कितना ज़्यादा डेप्थ है इस चीज़ के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं, जो कि बात कर रहा है माइग्रेशन ऑफ द वेल्दी। हमें हमेशा लगता है कि ठीक है, यहाँ पर काफ़ी गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं जो अपनी लाइफ्स को बेटर बनाना चाहते हैं। मैंने ऊपर भी देखा है कि क्यों लोग यहाँ पर ऐसे डंकी रूट्स का, इलीगल चीज़ों का यहाँ पर जाते हैं, तो उसके लिए कुछ आंसर है, जैसे लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ होती है होम कंट्रीज़ के लिए, इसलिए वो सोचते हैं कि हम जाकर अपना करियर बनाएंगे दूसरी कंट्री में। दूसरा देखते हैं, डिज़ायर होती है बेटर लाइफ के लिए, यहाँ पर गोल्डन वीज़ा अपॉर्चुनिटीज़ है, लंदन जैसी कंट्रीज़ जो कि पैसे के बदले में आपको वीज़ा प्रोवाइड करवा देते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं, तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है, तो लोग जाने की सोचते हैं। फिर फियर ऑफ हेरेसमेंट होता है कि होम कंट्री के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बन जाती है, तो इन सारे रीजंस की वजह से बेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो ये सारे कारण होते हैं जब किसी एक इंसान को अपने खुद के देश को छोड़कर दूसरे देश में जाना पड़ता है या वो चाहता है। यहाँ पर आर्टिकल में बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है कि किस प्रकार से इंडिया के जो अमीर लोग हैं, या फिर जिनको सो कॉल्ड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बोला जाता है, HHN यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है, हाई नेट
हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल। तो ये जो है ये गोल्डन वीज़ाज बाय कर रहे हैं ताकि वो ओवरसीज़ में जाकर सेटल हो सके। इसी तरह एक लंदन बेस्ड ग्लोबल सिटीजनशिप एंड रेसिडेंस एडवाइजरी फर्म है जिसने ये रिपोर्ट में बताया कि किस प्रकार से 2022 के अंदर लगभग 7,500 से लेकर 10,000 इंडियंस ऐसे हैं जो माइग्रेट करके दूसरी कंट्री में चले गए या फॉरेन कंट्री में चले गए और जिन्होंने वीज़ाज को खरीदा है पैसे लेके। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं जो कि है लैक ऑफ रिटर्न। देखिए यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ऑथर ने ये नोट किया है कि किस प्रकार से इंडियंस जो माइग्रेट कर जाते हैं, चाहे वो लेबर के काम के वजह से जाए, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से जाए, लेकिन वो रेयरली ऐसा होता है कि इंडिया में वापस आते हैं। डिस्पाइट इनिशियल चैलेंजेस, उनके पास काफ़ी इनिशियल वहाँ पर चैलेंजेस आते हैं, फिर भी वो अपनी जो फाइट करते हैं बेटर लिविंग कंडीशंस के लिए अब्रोड में रहकर रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ना कि इंडिया में वापस आना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब यहाँ पर हम देखेंगे ब्रेन बैंक के बारे में। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हमारे खुद ये डिस्क्राइब किया था कि किस प्रकार से जब जो बाहर के देशों में इंडियन जा रहे हैं तो वो एक तरीके से इंडिया का ब्रेन बैंक वहाँ पर जा रहा है। यानी कि जिस प्रकार से कभी आपकी मनी कहीं पर जाती है उसी प्रकार से यहाँ पर इंडिया जो है वो भी ब्रेन डेप्थ में जाता है कि वो पढ़ाई यहाँ पर करते हैं और फिर किसी बाहर की कंपनीज के लिए जाकर काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो ब्रेन का माइग्रेशन हो रहा है वो भी तो वहाँ पे हो रहा है ना। ये कंसेप्ट काफ़ी हाईलाइट किया गया है। ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी जो होती है इंडियन डायस्पोरा के अंदर वो बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है इंडिया के लिए अगर वो इंडिया में ही रहे तो। लेकिन एक्चुअल बेनिफिट जो हो रहा है वो यहाँ पर अनऑडिटेड है और पॉसिबली ओवर एस्टिमेटेड भी है कि इतना बेनिफिट इंडिया में होगा। वो खुद की कंपनीज बनाएंगे या अपनी कंपनीज में काम करेंगे, इंडिया को बहुत ऊपर लेके जाएंगे। तो ये इसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क तो है कि कहीं ये ओवर एस्टिमेटेड ना कर दिया गया हो। इसी वजह से ऑथर यहाँ पर एक्नॉलेज करते हैं कि फाइनेंशियल इन्फ्लोज जो होता है वो भी तो यहाँ पर आपको काउंट करना चाहिए कि वो लोग जो वहाँ पे होते हैं वो हुंडीज़ भेजते हैं, वहाँ से पैसा अपनी फैमिलीज़ को भेज रहे हैं, किसी भी रीज़न के वो इंडिया में पैसा भेज रहे हैं, वहाँ पर दूसरे देश में वर्क करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर फाइनेंशियल इनफ्लो का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन फिर से क्वेश्चन आ जाता है कि कितना इनफ्लो जो ब्रेन का हो रहा है इंडियन डायस्पोरा के ऊपर में, उसकी लेजिटमेसी के ऊपर थोड़ा सा सवाल तो उठता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट यहाँ पर देखा गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंसर्न ओवर आउट माइग्रेशन। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कंसर्न्स देखे जा रहे हैं। कुछ क्या क्या कंसर्न्स है, तो हम कंसर्न्स की बात करेंगे तो ऑथर ये बहुत अच्छे से असर्ट करते हैं कि किस प्रकार से जो आउट माइग्रेशन होता है, इंडिया के लोग इंडिया से बाहर जा रहे हैं, उसको सीरियसली नहीं लिया जा रहा है पॉलिसी मेकर्स के द्वारा। यानी कि जो लॉ मेकर है, लेजिस्लेटर्स हमारे जो है वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, ज़्यादा सीरियस नहीं है इस मुद्दे के ऊपर। ना ही जो एनालिस्ट है वो भी इसके ऊपर इतने सीरियस है। तो कहीं ना कहीं ये जो लैक ऑफ कंसर्न दिखाई दे रही है ये आगे चलकर ग्रेटर प्रॉब्लम्स को जन्म दे सकती है या फिर यहाँ पर आगे जाकर ज़्यादा ग्रेटर प्रॉब्लम्स दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इम्पैक्ट ऑन मिडिल क्लास। देखिए कहीं ना कहीं जो एक फियर होता है हरेसमेंट का गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट की एजेंसीज है उनके द्वारा, या फिर ग्रोइंग डिमांड होती है स्कूल एजुकेशन की, जो आपके जो एडमिशन जो है जो सिक्योर करवा देती हैं ओवरसीज़ में, वो कहीं ना कहीं एडिशनल माइग्रेशन के ऊपर ध्यान दे रही है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि क्या क्या रीज़न है। तो इसी वजह से जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ है वो स्ट्रेस्ड हैं और कहीं ना कहीं उनका एम ये है कि वो अपने बच्चों को इंटरनेशनल एजुकेशन दिलवा सके ताकि उनका जो भविष्य है वो और भी ज़्यादा समृद्ध हो चुके और भी ज़्यादा प्रॉस्पेरियस निकल कर आए। तो ये कहीं ना कहीं रीजंस होता है जिस वजह से यहाँ पर लोग जा रहे हैं। और एंड द एंड आर्टिकल एक क्रिटिक दिखा रहा है कि किस प्रकार से इंडिया का जो ग्रोइंग माइग्रेशन प्रॉब्लम है ना वो अलग अलग क्लासेस को काट रहा है। चाहे उसके अंदर डेस्परेशन की बात हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कहीं बाहर जा रहे हो या फिर सिक्योरिटी के लिए जा रहे हो, लेकिन सच्चाई यही है कि हद से ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंडियंस जो है वो चूज़ कर रहे हैं कंट्री को छोड़कर बाहर जाने में। और इसी वजह से जो पॉलिसी मेकर्स हैं जो इंट्रोस्पेक्शन करने की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसी के बाद उनकी जो पॉलिसीज़ हैं या फिर जो ट्रेंड है उसको रीडिज़ाइन करना भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो काफ़ी सुंदर ये आर्टिकल था और हमने इसको अच्छे से समझा। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि कौन सा आर्टिकल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। और इसी आर्टिकल को अगर आप मेंस के सिलेबस के साथ यहाँ पर कंपेयर करना चाहें तो हम देख पाएंगे कि किस प्रकार से ये जीएस पेपर 1 के अंदर भी आता है जो कि प्रॉब्लम्स होती है। फिर यहाँ पर हम जीएस पेपर 3 के अंदर भी इसको रिलेवेंट यहाँ पर दिखा सकते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर, और जीएस पेपर 1 में सोसाइटी के अंदर देखा जा सकता है। अगेन यहाँ पर आपका जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है वहाँ पर हम इसको कंपेयर कर
सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाई द वेस्ट इंड्यूर्स। देखिए यहाँ पर सवाल उठाया गया है, जो कि एक आर्टिकल लिखा गया है, थ्योरीज ऑफ चाइना ओवरटेकिंग द यूएस एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, प्राइजिंग यूरोप एंड अमेरिका डोमिनेंस। यहाँ पर बात हो रही है, एमर्जिंग एज द डोमिनेंट पावर इन एशिया हैव बीन प्रूव्ड रॉन्ग। देखिए क्या बात करें, सी राजा मोहन जी के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। काफ़ी मैं आपको बोलूँगी कि बहुत अच्छे ऑथर रहे हैं। जब भी इंटरनेशनल स्पेरम में इनकी बात आती है तो बहुत अच्छे से आर्टिकल्स को समझाते हैं, चीज़ों को समझाते हैं। और इसी प्रकार से आज इनका सवाल है कि जो ये थ्योरीज आ रही है कि यूएसए कहीं ना कहीं यूएसए की जो पावर है, जो इन्फ्लुएंस है, वो घटता जा रहा है और चाइना कहीं ना कहीं एक डोमिनेंट पावर की तरह से नज़र आ रहा है एशिया में। और ऐसा तो नहीं हो जाए कि कहीं कुछ आने वाले 10-20 साल के अंदर चाइना आकर यूएसए की जगह ले ले, और ये यूएसए की ओर जो आपको चाइना की ओर जो रशिया की अलायंस है, एक दूसरे के साथ मित्रता देख रहे हैं, कहीं वो यूएसए के ऊपर भारी तो नहीं पड़ जाएगी। तो कुछ ऐसे ही यहाँ पर इस चीज़ को एनालाइज किया गया ढंग से कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है और क्या इसके रिजल्ट है। इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर ये माइंड मैप बनाया है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या बातें हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर माइंड मैप है, परसेप्शन ऑफ वेस्टर्न डिक्लाइन। देखिए आर्टिकल आर्ग्यू करता है कि किस प्रकार से यहाँ पर वाइड स्प्रेड बिलीफ हो रहा है, बहुत ज़्यादा ये फैल रहा है कि एक टर्मिनल डिक्लाइन देखा जा रहा है वेस्ट की पावर में और उसके इन्फ्लुएंस के ऊपर। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी थ्योरीज आई हैं जिसमें अज्यूम्ड किया गया है कि चाइना जो है वो पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगा यूएसए के बाद, और उसके बाद इकोनॉमिकली यानी कि अर्थव्यवस्था से, यानी कि पैसे की ताकत से वो यूएसए को ओवर पावर कर लेगा, उसके ऊपर आ जाएगा। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है ये काफ़ी रॉन्ग प्रूवन हुई है, ऐसा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। ये बहुत ही, मैं आपको बोलूँगी कि हाइपर बोल है, कि आप बहुत ज़्यादा हाइपर बोल रहे हो कि नहीं, अतिशयोक्ति कर रहे हो कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसा इन रियलिटी यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा। ऑल्दो चाइना इज इमर्जिंग एज ए पावरफुल कंट्री, बट दिस डजंट मीन कि वो यूएसए को अभी के लिए और पावर कर देगा, यूएसए में डिस्टेबलाइजेशन आ जाएगी, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है अकॉर्डिंग टू ऑथर। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन उठ रहा है कि किस प्रकार से द वेस्ट हिस्टोरिकल रिलायंस। तो यहाँ पर जब हम वेस्ट की बात करते हैं और उनके हिस्टोरिक रिसिलियंस की बात करते हैं तो वो क्या हो रहा है। देखिए वेस्ट ने बहुत सारे चैलेंजेस एंड क्राइसिस को सर्वाइव किया है, चाहे वो कल्चरल चेंजेस हो, चाहे वहाँ पर पॉलिटिकल चेंजेस हो, या फिर राइज हुआ हो कॉम्पिटेटिंग आइडियोलॉजीज का बहुत समय से, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस, ऐसे सभी चैलेंजेस को यहाँ पर वेस्ट के अंदर, यूएसए के अंदर उन्होंने सर्वाइव किया है। और बहुत ही सर्वाइवल के साथ साथ ही, चाहे वो 2008 का सबप्राइम क्राइसिस क्यों ना हो, इकोनॉमिकली चाहे वो लोग क्यों ना टूट गए हो, लेकिन फिर भी उन्होंने रिसिलियंस रहे हैं और वापस मुड़कर आए हैं। तो इसीलिए आर्टिकल जो है कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देता है, जैसे कि रेसिस्टेंस दिखाया गया है नाजी जर्मनी का, इंपीरियल जापान के प्रति, सोवियत यूनियन के प्रति। तो ये सारी चीज़ें यूएसए ने काफ़ी मैं आपको बोलूँगी कि अच्छे तरीके से हैंडल की है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है द करंट ईस्ट वर्सेस वेस्ट डायनेमिक। अभी का जो करंट ईस्ट और उसका वेस्ट के साथ क्या डायनेमिक यहाँ पर दिखाई देता है। देखिए ये थोड़ा सा कंट्रेरी है, जो पॉपुलर बिलीफ जो है जिसका माना जाता है कि जो आर्टिकल आर्ग्यू करा है कि यूएसए एंड चाइना वो एक दूसरे को ओवरथ्रो करना ही नहीं चाहते हैं, बल्कि वो तो नेगोशिएट कर रहे हैं कि क्यों ना हम एक डिग्निफाइड को एग्जिस्टेंस कर ले। तो को एग्जिस्टेंस अगर वो करना चाहते हैं तो इसमें आपको कहाँ ये चीज़ दिखाई दे गई है कि वो एक दूसरे को ओवरथ्रो करना चाहते हैं। अभी तो जस्ट यहाँ पर एपेक के अंदर, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के अंदर यूएस एंड चाइना ने अपने रिश्तों को दोबारा से ठीक किया है। हाँ, लेकिन ओकेजनल जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं अगर हम उसको छोड़ दें, कभी कभी ओकेजनल इंडिया और चाइना के भी होते हैं, कभी कभी अलग अलग कंट्रीज के ओकेजनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो उसके अलावा अगर हम छोड़ दें तो जो रिलेशनशिप बना हुआ है रशिया एंड वेस्ट के बीच में वो भी काफ़ी स्ट्रेस्ड है। और इसी वजह से वो एक ये थ्योरी निकल के आती है कि ये थ्योरी हो रही है कि रशिया और चाइना मिल रहे हैं तो वो एक तरीके से वेस्ट को यहाँ पर वेस्टर्नाइजेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन खुद रशिया भी, जो रिलेशनशिप है रशिया का वेस्ट के साथ, वो भी इस तरीके से है कि वो लोग भी इंटीग्रेशन चाहते हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि साथ मिलजुल के रहे या फिर वेस्टर्नाइजेशन हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि ऑथर का है, इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर एंड थॉट। देखिए वेस्ट जो है वो कंटिन्यूअसली अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखता है वर्ल्ड के थॉट्स के ऊपर, चाहे वो प्रोडक्शन हो साइंटिफिक नॉलेज के द्वारा, टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के द्वारा, एकेडमिया, कल्चर, इन सभी चीज़ों में वो काफ़ी ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस रखता है, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। जो अट्रैक्टिवनेस है वेस्टर्न सोसाइटीज़ में वो रिफ्लेक्ट होती है, जो कि कंटिन्यूस हम माइग्रेशन देख रहे हैं, चाहे वो कितने भी किसी भी देश का निकाल लीजिए, जापान, चाइना, रशिया, ब्राज़ील, कहीं से भी आप देख लीजिए, ये सारे माइग्रेट करके जा रहे हैं वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर जो कंटिन्यूस। और अभी हमने इंडिया का ऊपर देखा कि किस प्रकार से 10 लाख से ज़्यादा लोग इलीगली एंटर करना चाहते हैं सिर्फ एक कंट्री में, जो कि यूएसए है। तो ये सब कुछ देखा जा रहा है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में, ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है और उसी का वो एग्जाम्पल है। एट द एंड हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे पहुंचते हैं आर्टिकल के, है जो कि है द नरेटिव ऑफ इन इंडिया। इंडिया के अंदर क्या नरेटिव है, तो ये हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप मेंस का आंसर लिखे तो इंडिया की साइड उस पर जरूर रिप्रेजेंट कीजिए, और यही हमें सीखने को मिलता है न्यूज़पेपर से। तो देखिए, डिस्पाइट जो थ्रोविंग सा रिलेशनशिप हमने देखा है इंडिया और वेस्ट के बीच में, कि ठीक है प्रॉब्लम्स हमेशा से पहले से अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दिखाई दी है कि जब इंडो पाक का हमारा युद्ध भी हुआ था तो भी यूएसए पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था और रशिया हमारे साथ आया था। तो ऐसे हमेशा से एक कहीं ना कहीं वो थ्रोविंग सा रिलेशनशिप था। लेकिन फिर भी आज के टाइम पे इंडिया का और यूएसए के रिलेशनशिप, वेस्ट के साथ जो रिलेशनशिप है इंडिया का, वो काफ़ी सुधार में आया। चाहे वो क्वाड की वजह से आ गया हो, क्वाड का जो ग्रुप है वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें इंडिया, यूएसए सब पार्टनर कंट्रीज है। और भी ज़्यादा इंडिया का खुद जॉइंटली भी यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए एक्सरसाइजेस होती है। तो काफ़ी ठीक रिश्ता हमने राइजिंग ईस्ट के साथ बनाया है, जो कि खुद इंडिया एज अ राइजिंग ईस्ट की तरह उभर रहा है, और डिक्लाइनिंग वेस्ट की तरह जो बिलीव कर रहे हैं उनको फिर भी ये कहीं ना कहीं इंडिया या न्यू दिल्ली बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि यहाँ पर जो वेस्ट है वो डिक्लाइन हो जाए जिसके साथ अच्छा। और कभी भी ये तो बिल्कुल ही नहीं चाहेगा कि उसकी जगह पे चाइना आ जाए, उसका नेबर, उसका सबसे बड़ा दुश्मन जिसको हम देख सकते हैं, सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर जिसको माना जा सकता है, तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेगा। तो आर्टिकल एनकरेज करता है कि किस प्रकार से इंडिया जो है वो कहीं ना सीकिंग कर रहा है कि रेज होना चाहिए खुद के ग्लोबल पावर स्टेटस में। इंडिया का ग्लोबल पावर स्टेटस तो खुद में बढ़ना ही चाहिए, ये बात तो बिल्कुल सच है। और उसको अपनी पास्ट की आइडियोलॉजिकल बैटल से सीखने की भी बहुत ज़रूरत है, ताकि वो आगे बढ़कर स्ट्रेटेजिकली एडवांस पार्टनरशिप बना सके वेस्ट के साथ। और ये कहीं ना कहीं जो थ्योरीज अभी तक थी वो उसमें इतनी ज़्यादा सच्चाई या इतनी ज़्यादा पकड़ हम यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मेकिंग वोट एंड वॉइसेस काउंट। इसके ऊपर भी मैंने माइंड मैप बनाया हुआ है ताकि अच्छे से मैं आप लोगों को इसको समझा सकूं। तो क्या हुआ है, देखिए आर्टिकल जो है वो लिखा गया है विक्रम पटेल के द्वारा, जो कि इस आर्टिकल में बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो कॉरपोरेट्स हैं, खासकर पर्टिकुलरली सोशल मीडिया के ऊपर या फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज जो है, इसके जो कॉरपोरेट्स हैं यानी कि कंपनीज हैं, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी के ऊपर, और खासकर सोसाइटी में भी वाइड स्प्रेड मेंटल हेल्थ क्राइसिस जो हो रहा है यंग नौजवान लोगों के अंदर, उसके ऊपर। और साथ में एक अगेन इन्होंने दो मुद्दों को यहाँ पर उठाया। पहला मुद्दा हम देख पाएंगे कि सोसाइटी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा। दूसरा मुद्दा यहाँ पर है क्लाइमेट चेंज, की क्लाइमेट चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका भी ह्यूमंस प्लस पूरी की पूरी जो अदर एनिमल्स है उनके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो इन दोनों मुद्दों को यहाँ पर उठाया गया है, और ऑथर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि किस प्रकार से गवर्नमेंट, खासकर जिनको रिप्रेजेंट कर यहाँ पर इलेक्ट किया जाता है ताकि वो सोसाइटी को, ताकि वो लोगों को रिप्रेजेंट करें, ऑफन वो कभी यहाँ पर एजेंट बन जाते हैं इन कॉर्पोरेट के इंटरेस्ट के। कहीं ना कहीं वो इनका जो डिमांडिंग यहाँ पर देखा जाता है कि हमारे क्या इंटरेस्ट है, तो वो कुछ पैसे देते हैं, वट एवर रीजन, फॉर वट एवर रीजन्स, वो कहीं ना कहीं उनके इंटरेस्ट का ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि उन लोगों को जिन्होंने उनको इलेक्ट करके भेजा हुआ है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे सोशल मीडिया एडिक्शन अमंग यूथ। हमने देखा ना दो चीज़ों पे ऊपर बात हो रही है, तो ऑथर ने यहाँ पर रेफरेंस किया है कि किस प्रकार से एक रिपोर्ट छापी गई है एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा। किसके द्वारा ये रिपोर्ट छापी गई है? ये रिपोर्ट, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ये रिपोर्ट छापी गई है एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा, और रिपोर्ट का नाम है ड्राइविंग इनटू डार्कनेस। इसने एक हाईलाइट किया है साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन को जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा किया जाता है, जिसमें टिकटॉक आ जाता है, जो कि यूथ का जो मेंटल हेल्थ है उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा क्राइसिस लेके आ गया है, बल्कि ग्लोबली लेवल पर अगर देखा जाए तो ये इस रिपोर्ट का दावा है। ये रिपोर्ट ने इल्ज़ाम लगाए हैं टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो यहाँ पर रिपोर्ट ये इंडिकेट करती है कि किस प्रकार से टिकटॉक जो है वो कहीं ना कहीं एक
एडिक्टिव उसके अंदर पोटेंशियल था, यानी कि वो आदत लगा देता है, उसका कंटेंट को आप बार बार देखते रहते हो, यूज़र नंबर्स ऑफ टाइम्स उसको देखते हैं, एक नौजवान जो है, एक यूथ जो है, और ये जो एंगेजमेंट रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आपको ये अजीब लग रहा होगा कि इंडिया से तो बैन हो चुका है, लेकिन इंडिया के अंदर भी जो, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा है बल्कि ग्लोबली इस चीज़ पे बात कर रहा है। टिकटॉक इज़ अ वेरी फेमस एप्लीकेशन ऑल ओवर ग्लोब, और उसी के साथ में यहाँ पर यूट्यूब पे रील्स लाई गई है, इंस्टाग्राम्स के ऊपर यूट्यूब पे शॉर्ट्स लाई गई है, इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह लाई गई है। तो ये कुछ ना कुछ उसी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया गया है इन दूसरे प्लेटफॉर्म्स के द्वारा। तो आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से जो यूथ है वो कितना अडिक्टेड है, वो बार बार दिन में कितना टाइम अपने फ़ोन के ऊपर, इनके ऊपर देता है, और इसी की वजह से उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ख़राब हो रही है, वो यहाँ पर डेली दिन प्रतिदिन डिट्रॉइट हो रही है। और इसी के साथ हम देखेंगे कि इनसे तो जो कंपनीज़ हैं उनको तो काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है, तो वो तो सिर्फ अपने प्रॉफिट की तरफ यहाँ पर नज़र रखती है, ना कि पब्लिक हेल्थ के ऊपर। तो इसी के हमारा सेकंड पॉइंट जो कि मिलता जुलता है वो है कॉर्पोरेट प्रॉफिट एट द एक्सपेंस ऑफ पब्लिक हेल्थ। देखिए ऑथर ने ये एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल यहाँ पर साइट किया था जो कि टोबैको इंडस्ट्री का था, यानी कि जिसको हिंदी में तंबाकू बोलते हैं। तो तंबाकू की जो इंडस्ट्री है, फिर टोबैको इंडस्ट्री है, वो रेफरेंस दिया गया था एलैंड ब्रांड के द सिगरेट सेंचुरी के नाम से। वहाँ पर ये हिस्टोरिकल एग्जाम्पल दिया गया, लिखा गया, और उसमें बताया गया कि जो इंडस्ट्री है उसका एक जन्म हुआ था स्मोकिंग हैबिट की वजह से, कि लोगों में स्मोक करने की आदत हो गई थी, और वो की भी गई थी मैनिपुलेशन के द्वारा, यानी कि लोगों को एडवर्टाइज किया जाता था, पब्लिक रिलेशन दिखाए जाते थे, कभी कभी बताया जाता था कि देखिए कितना अच्छा है, आप कितने कूल लगते हो जब आप स्मोकिंग करते हो। तो इसी वजह से लोगों में ये एक हैबिट डाली गई, उनको एंगेज किया गया, ताकि जो सिगरेट सेंचुरी है या जो सिगरेट है, टैबैको जो है, वो यहाँ पर बढ़ सके। और इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने भी इसका साथ दिया, ऑप्टिंग जो फिजिशियंस हैं उन्होंने भी इसका साथ दिया। तो ये एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि एक एरा जो था, एक सेंचुरी जो थी, एक दो शताब्दी जिसको हम बोल सकते हैं, वो एक सिगरेट की शताब्दी थी। और आज का जो एरा है 1920s की यहाँ पर बात हो रही है, और आज का जो एरा है वो एरा है यहाँ पर डिजिटल का, यानी कि जो आपकी जो मेंटल हेल्थ क्राइसिस हो रहा है, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस हो रहा है, यानी कि सिगरेट का भी तो इस्तेमाल लोग कर रहे थे, तो उनकी हेल्थ के ऊपर यहाँ पर आउटकम बहुत नेगेटिव देखे गए ना। उसी प्रकार से यहाँ पर आजकल डिजिटली भी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आउटकम नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। तो यही सब चीज़ों की वजह से जो इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं पब्लिक ओपिनियन को बहुत सारे डिकेड्स तक ऐसा बनाकर रख गई, जिसके ऊपर कोई रेगुलेशनरी यहाँ पर एक्शंस नहीं बनाए गए कि ये तो पॉजिटिव है, आप तो कूल लगते हैं, पीजिए, स्मोक कीजिए, और यही सारा उन्होंने मायने बना के रखा। तो इसीलिए जो यहाँ पर भी रेगुलेशन की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है इनके ऊपर भी जब तक रेगुलेशन नहीं लगाए जाएंगे, जब तक इन पर कोई नियम, दायरे, कानून नहीं बनाए जाएंगे, तब तक ये ऐसे ही फ़ायदा उठाते रहेंगे पब्लिक हेल्थ के ऊपर अपने प्रॉफिट बनाने के चक्कर में। नेक्स्ट पॉइंट, हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, जो कि हमने 2 पॉइंट हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पर पढ़ लिए हैं, जो कि आर्टिकल में पहले ही बताया गया था। और थर्ड पॉइंट है यहाँ पर क्लाइमेट चेंज से लेकर। तो क्लाइमेट चेंज फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। देखिए जो फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री है, यानी कि जो आपका कच्चा तेल होता है या फिर आपके जो कोयला होता है, ये फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, जिनको आप जलाएंगे तो कार्बन निकलता है, कार्बन निकलता है तो वो ओजोन के आसपास जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है, और एज अ ग्रीन हाउस गैस की तरह इम्पैक्ट करता है। तो इसीलिए जो कार्बन यहाँ पर मोनोऑक्साइड होता है, तो वो इसी तरीके से यहाँ पर काम करता है। और वो जब ग्रीन हाउस इम्पैक्ट बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो लेयर होगी ग्रीन हाउस की, इस लेयर से यहाँ पर बाहर, अंदर तो कुछ भी आ सकता है, अंदर तो आपकी जो सन की रेज है वो पेनिट्रेट कर जाएंगी, लेकिन इससे ऊपर बाहर वो नहीं निकल पाएंगे और वापस से इससे टकरा कर नीचे आ जाएंगे। तो इस वजह से गर्मी दिन प्रतिदिन यहाँ पर बढ़ती जाएगी, और इससे क्या होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपका जो क्लाइमेट चेंज है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि क्लाइमेट जो कभी मान लीजिए 20 डिग्री रहता था, 22 डिग्री रहता था यूजुअली, वो अब 25-26 डिग्री रहने लग जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो वहाँ का एटमॉस्फेयर था जिसमें लोग रहते थे, जो ग्रीनरी वहाँ पर उगती थी, पेड़ पौधे उगते थे, वो नहीं उग पाएंगे, उनकी डेथ होने लगेगी। जो कहीं पे ग्लेशियर जो होते थे वो पिघलने लगेंगे, समुद्रों का जो तल है वो ऊंचा होना लगेगा, जिसकी वजह से आसपास का एरिया समुद्रों में डूब जाएंगे। जिसका एक एग्जांपल हम अभी एक पहले आइलैंड को देख भी सकते हैं, जो कि आपका यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक आइलैंड है, जो कि अब पूरी तरीके से सबमर्ज हो जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया ने उनके लोगों को अपनी जगह पर यहाँ पर जगह दी है कि ठीक है आप हमारे पास आके रह सकते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल्स अभी से शुरू हो चुके
चुके हैं। तो ये बहुत ही एक लार्जली पावरिंग क्लाइमेट चेंज देखा जा रहा है फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री के यूज़ की वजह से, जो कि एक कंटेम्प्रेरी इशू है, यानी आज ही का अभी हम जिस समय में जी रहे हैं यही एक इशू है जो कंटिन्यूअस हो रहा है, अनरेवल कर रहा है, अभी भी चल ही रहा है, हो ही रहा है। तो एविडेंसेस बहुत सारे हैं इंडस्ट्री के खिलाफ, इंडस्ट्री के नॉलेज के खिलाफ, कि किस प्रकार से उनके जो प्रोडक्ट हैं वो क्लाइमेट को ऑल्टर कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। उनके जो एफर्ट है डिसीव करने के, उन्होंने बहुत एफर्ट किए हैं इस कंपनीज ने कि वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड को धोखा दे दे, वो कह दे कि नहीं हम तो ऐसा कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। टोबैको इंडस्ट्रीज के तरीके से उन्होंने ऐसे एक्शन किए, लेकिन अब पूरा का पूरा वर्ल्ड इस चीज़ से सहमत। आईपीसीसी की बहुत सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर आई हैं पिछले पेरिस क्लाइमेट चेंज के ऊपर। अभी जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुआ था, ग्लासगो के अंदर भी ये हुआ था, उसके बाद यहाँ पर फेमस दुबई के अंदर हुआ है, यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर कॉप की यहाँ पर हो रही है कॉन्फ्रेंसेज ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर, कॉन्फ्रेंसेज ऑफ पार्टीज़ यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद अब वर्ल्ड जो है, दुनिया जो है वो अंधी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट एजेंट फॉर कॉर्पोरेट वर्ल्ड। देखिए ऑथर ने ये भी नोट किया कि किस प्रकार से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं उनको काफ़ी टाइम ऐसा देखा जा रहा है कि वो कॉर्पोरेट के इंटरेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देती है, उनको ज़्यादा यहाँ पर दिखाती है कि ठीक है उनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं सो दैट उनको प्रॉफिट मिले, उनको इलेक्शन बॉन्ड्स मिले, या वट एवर रीज़न वो वहाँ पर रहना चाहती है। और यही कारण है, इनडायरेक्ट कारण, जिसकी वजह से जो कॉर्पोरेट्स हैं जो कि दिख रही हैं कि वो गलत काम कर रही है, लेकिन फिर भी आज के टाइम में भी वो सर्वाइव कर रही हैं। और एट द एंड क्या करना चाहिए? देखिए पूरे आर्टिकल का आप जो सार है या समरी में आपको अगर बताऊं तो पूरा आर्टिकल ये बात कह रहा है कि किस प्रकार से जो लोग हैं वही यहाँ पर पीपल जो है उनकी जो वोट है, यानी कि उनकी जो आवाज़ है और उनकी जो वोट है वही यहाँ पर खुद के सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए बोल सकते हैं, सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। खासकर उनको डेमोक्रेसीज के अंदर यहाँ पर प्लूटोक्रेसी ना होने देना चाहिए, बल्कि पीपल की जो वोट्स है वो अभी भी मैटर करती हैं। और इसी वजह से ऑथर यहाँ पर लोगों से ये अर्ज कर रहे हैं, ये एक तरीके से मैं बोलूँगी कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो पॉलिटिशियन से डिमांड करें कि वो कॉरपोरेशंस को अकाउंटेबल यहाँ पर ठहराए, उनको बोले कि देखिए आप यहाँ पर अकाउंटेबल हैं, जो आप काम कर रहे हैं उसको, आपको जो भी हार्म हो रहा है उसकी वजह से प्रोडक्ट्स के ऊपर चाहे वो प्रोहिबिशन करिए, टैक्सेस लगाइए या प्यूनिटेटिव एक्शन करिए, यानी कि पनिशमेंट आप उनको दीजिए उनके एक्शंस के लिए, ये सब कुछ करना चाहिए। और ये सिर्फ लोग करवा सकते हैं क्योंकि उन्हीं की वोट से यहाँ पर गवर्नमेंट बनती है। ये यहाँ पर ऑथर ये भी मेंशन करते हैं कि किस प्रकार से इंडिविजुअल एक्शन, कलेक्टिव एक्शन और सोसाइटिकल मूवमेंट्स जो है ये सभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं। एज लॉन्ग एज जो सिटीजन जो है वो पैसिव रहेंगे, कंज्यूम्ड रहेंगे कंज्यूमरिज्म के अंदर या फिर हेट्रेड में जो नफरत फैली हुई है, तब तक वो पावरलेस रहेंगे और जो हो रहा है वो इसी प्रकार से होता रहेगा। तो यहाँ पर हमें अपने ज़्यादा फायदे की तरफ, लॉन्ग टर्म के फायदे की तरफ सोचना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म फायदे की तरफ यहाँ पर बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि इकोनॉमी पेज के यहाँ से आया हुआ है। और इकोनॉमी पेज से यहाँ पर जो आर्टिकल है वो बात कर रहा है हायर बोरोइंग बाय स्टेट टू वाइडन यील्ड स्प्रेड विद जी सिक्योरिटी। देखिए यहाँ पर माइंड मैप की तरफ से हम देख पाएंगे इसमें कि यहाँ पर 6-7 पॉइंट्स के अंदर इसको समझाया गया है। तो ये आर्टिकल जो है ये आंचल मैगजीन के अंदर सबसे पहले आया था और उसी से यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा इसको लेके आया गया है। और इसमें जो ऑथर है वो बताते हैं कि किस प्रकार से लास्ट क्वार्टर के अंदर, क्वार्टर क्या होता है, किसी भी साल में एक क्वार्टर का मतलब होता है 4 महीने, यानी कि 12 महीने हैं तो कितने क्वार्टर होंगे, 4 क्वार्टर होंगे। और कोई भी फर्स्ट क्वार्टर जो होता है वो बजट सेशन के साथ, और बजट जो आता है यानी कि फाइनेंशियल ईयर जब शुरू होता है तब वो स्टार्ट होता है किसी भी फिस्कल ईयर के अंदर। और हमारा जो बजट आता है वो आता है यहाँ पर मार्च 31 को, या फिर हम बोलेंगे अप्रैल से। तो अप्रैल से लेकर जो अप्रैल मई जून, ये जो 3 महीने होंगे, 4 महीने होंगे, ये यहाँ पर एज अ आपके मैं बताऊंगी कि किस प्रकार से क्वार्टर की तरह काउंट किए जाएंगे। तो यहाँ पर लास्ट क्वार्टर यानी क्वार्टर 4 की बात हो रही है, जिसके अंदर ऑथर ने ये नोट किया है कि किस प्रकार से 6 स्टेट, जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, पंजाब, राजस्थान एंड बिहार, ये सारी स्टेट ने बहुत सारा जो इनका एक्सपेंडिचर था, जिसको सोचा हुआ था इन्होंने कि ठीक है हम इतना एक्सपेंड करेंगे, इतना खर्चा करेंगे, लेकिन असलियत उससे ज़्यादा आई है, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ के आया। कितना ज़्यादा बढ़ के आया है, मान लीजिए इन्होंने सोचा हुआ था 100 करोड़ रुपए, ठीक है, अब जो एक्सपेंडिचर आया है वो 4.13 लाख करोड़ बढ़ के आया है। यानी कि अब जो एक्सपेंडिचर हुआ है, खर्च जो असली खर्चा हुआ है वो हुआ है 104
13 करोड़, यानी कि 104 करोड़ यहाँ पे हुआ, 13 लाख का एक्स्ट्रा खर्च यहाँ पर आ गया है जो सोचा नहीं था। और इसका कारण क्या है, चलिए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले रीजंस यहाँ पर है, स्टेट्स बोरोइंग एस्टिमेटेड रिकॉर्ड हाई इन Q4। 6 स्टेट है जिनकी एक वरी की यहाँ पर चिंताजनक राइज देखा गया है, जो उन्होंने सोचा हुआ था, एंटिसिपेट किया हुआ था कि उनका जो कर्ज होगा, वो जो बोरो करेंगे वो कम होगा, लेकिन ये ज़्यादा आया है 4.13 लाख करोड़ जनवरी मार्च क्वार्टर में। Q4 के अंदर देखिए मैंने आपको बताया ना कि हमारा क्वार्टर जो पहला शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है यहाँ पर अप्रैल से लेकर जून तक, तो लास्ट क्वार्टर कौन सा होगा, जनवरी से मार्च तक का होगा ऑब्वियसली। तो ये थोड़ा सा हाइयर एक्सपेंडिचर दिखाया गया है फोरकास्ट से। दूसरा हम देखेंगे स्प्रेड बिटवीन SDL एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाइडन। देखिए जो बोरोइंग होती है, यानी कि जो आप कर्जा लेते हैं या कोई चीज़ लेते हैं, बोरो करते हैं, वो काफ़ी बड़ा हुआ है, और उसी की वजह से जो यील्ड है वो भी, यानी कि स्टेट के जो डेवलपमेंट लोन्स है, यानी स्टेट ने जिन लोन्स को दिया हुआ है, और जो स्टेट ने सेंटर के गवर्नमेंटल सिक्योरिटीज़ है, देखिए बोरो आप किस तरीके से करेंगे, जब भी गवर्नमेंट जो बोरो करेगी वो ऐसे तो इंसानों से, हम लोगों से ऐसे हाथ तो फैला के मांगेगी नहीं, वो उसके बदले में या तो हमें देगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमें देंगे जो कि सेंटर लेवल पे होगा। वो कहेंगे कि हम आपको ये बॉन्ड दे रहे हैं, आप ये बॉन्ड खरीद लीजिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लीजिए, इसके बदले में हम, आप इतना पैसा, आपने हमें 100 रुपये दे दिया या 1000 रुपये दे दिया, वट एवर द अमाउंट, और अब इसके ऊपर हम आपको 8% का एनुअल इंटरेस्ट देंगे, यानी 1 साल पूरा होने पे हम आपको यहाँ पर 108 रुपये देंगे, ठीक है। तो ये आपका बेनिफिट होगा, फायदा होगा, तो इसी वजह से लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदते हैं। दूसरा ऐसे सेंटर लेवल पे यहाँ पर क्या होता है, SDL होता है, जो कि स्टेट डेवलपमेंट लोन होते हैं। तो ये इसी तरीके से होंगे कि लोन्स के रूप में, यहाँ पर नाम के इसके रूप में यहाँ पर गवर्नमेंट इसी प्रकार से कोई हाईवे बना रही है तो उसके बॉन्ड बेच देगी कि आप हाईवे में यहाँ पर पैसा दीजिए, हम ये बना रहे हैं, तो आपको बाद में जब हाईवे पूरा हो जाएगा और वहाँ से हमें जो टैक्सेस मिलेंगे उससे हम आपको रीपेमेंट कर देंगे, और फायदे के साथ करेंगे, इंटरेस्ट के साथ करेंगे, तो लोग इसको देते हैं। तो इसी वजह से ये जो है, ये 50 बेस पॉइंट से यहाँ पर ज़्यादा बड़ा हुआ दिखाई दिया। और ये जो पॉइंट्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये कंटिन्यूस ऐसा माना जा रहा है कि डाइवर्ज करेंगे और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, क्योंकि सप्लाई कंसर्न यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है कि जितना पेमेंट ले ली गई है क्या उसको वापस किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा न्यूज़ था, लेकिन मेंस के लिए हमें तो और भी समझना पड़ेगा। तो और समझने के लिए हमें समझना होगा बोरोइंग एंड यील्ड होता क्या है। देखिए जब भी आप कर्जे में ज़्यादा लेते हो ना, जब भी आप जो कर्ज आप बोरो कर रहे हो वो ज़्यादा लोगे, तो वो उसका जो यील्ड होगा, यानी कि उसकी जो आपका जो यील्ड निकल के आती है, मान लीजिए आपकी फसल है, आपने एक फसल को बोया एक खेत के अंदर, अब आपकी जो फसल के अंदर यील्ड निकल के आई, या फील्ड के अंदर जो यील्ड होती है, यानी कि जो आखिर में आपकी फसल निकल के आई बोने के बाद और खर्च के बाद जो निकला वो कितना निकल के आया, उसके बीच का डिफरेंस कितना है, यानी आपके स्पेंड के ऊपर और यहाँ पर जो फसल निकल के आई है वो कितने की आई है बेच के, और जो ये बीच का ये एरिया है जिसमें प्रॉफिट निकल के आया है वो कितना है, ये होती है यील्ड। तो अब हम समझते हैं कि यील्ड का जो स्प्रेड है पिछले 10 साल में स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट लोन्स के अंदर, वो 10 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा वाइडन हुआ है, काफ़ी ज़्यादा चौड़ा हो गया। अब आप कहेंगे मैम आप तो प्रॉफिट की बात करिए, यहाँ पर बात प्रॉफिट की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि जितना आपने कर्ज लिया और जितना आपने वापस दिया उसके अंदर का गैप यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइडन हो गया है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को पहला एग्जाम्पल में समझाया कि ये यील्ड होती क्या है। नेक्स्ट हम समझते हैं फ्यूचर एंटिसिपेशन। देखिए गोरा सेन गुप्ता जो कि खुद एक इकोनॉमिस्ट हैं IDFC बैंक के अंदर, उन्होंने एक फोरकास्ट की है। फोरकास्ट क्या होता है, यानी कि पूर्व उन्होंने एक बात को बता देना। तो उन्होंने एक फोरकास्ट की कि किस प्रकार से जो ये सप्लाई हो रही है स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की, वो काफ़ी लेवल से बढ़ती जाएगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी सप्लाईज के साथ में, यानी सेंटर के साथ साथ में जो स्टेट के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है वो भी यहाँ पर काफ़ी बढ़ेंगी, और उनकी जो बोरोइंग कॉस्ट होगी वो भी सेंटर के साथ में अगर कंपेयर करें तो वो भी ज़्यादा बढ़ेगी। यानी स्टेट जो होंगी वो ज़्यादा कर्ज यहाँ पर लेने वाली है, या फिर वो खुद से ले, या फिर ऑब्वियस सी बात है कि लोग ज़्यादा उनके अंदर पैसे को डालें। नेक्स्ट हम चलते हैं वेटेड एवरेज कट ऑफ राइजेस। देखिए जो वेटेड एवरेज कट ऑफ होता है स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का, वो भी यहाँ पर शार्प क्लाइम कर रहा है, काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है। 8 बेस पॉइंट से 7.71% वो ट्यूसडे को देखा गया था, और उससे पहले वीक में वो 7.63% देखा गया था। लेकिन अब जो है वो वेटेड एवरेज कट ऑफ वो 8 बेस पॉइंट पर यहाँ पर पहुँच चुका है। एट द लास्ट हम समझेंगे Q4 बोरोइंग एस्टिमेट कि अभी और क्या एस्टिमेट
होगा। तो जब हम इस ट्रेंड को नोटिस कर रहे हैं तो यहाँ पर आदित्य नायर नाम की जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट है ICRA के अंदर, उन्होंने ये बात बताई है कि किस प्रकार से जो राइजिंग हो रही है यानी कि बोरो किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो यील्ड स्प्रेड है पिछले 10 साल के जो SGS है या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसको बढ़ा देगा 50 से 60 बेस पॉइंट Q4 के अंदर। तो लास्ट में अगर इस पूरे आर्टिकल को समझ में अगर मैं आपको बताऊं कि पूरा का पूरा इसका मैटर है क्या, पूरे डिटेल्स में हम जाने के बाद समझ चुके हैं, तो आखिरी वीक ही RBI ने एक इंडिकेटिव कैलेंडर को यहाँ पर रिलीज किया था जिसमें दिखाया था मार्केट बोरोइंग को कि किस प्रकार से स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को कौन कौन सी मार्केट में कितना पैसा मिल रहा है। तो ये हमने पहले कवर किया हुआ है और उसी से इंटरलिंक करके हम समझ सकते हैं कि जो रिकॉर्ड निकल के आया है 4.13 लाख करोड़ का, ये रिकॉर्ड वहाँ पर भी प्रोजेक्ट किया गया था। लेकिन जिस प्रकार से इस आर्टिकल में पॉइंट किया गया है कि जो एक्चुअल बोरिंग होती है यानी कि जो सच में कर्ज लिया गया है वो यहाँ पर एस्टिमेट से कम हो सकता है या कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है। कि हमने क्या सोचा था, एस्टिमेट आप शुरू में लगाते हैं, मान लीजिए अब हमने सोचा है ये अभी हमारा फर्स्ट यहाँ पर Q4 ही चल रहा है, राइट, जनवरी चल रही है, Q4 ऑफ 2023 का ये चल रहा है। लेकिन अगर हम सोचे कि Q1 में क्या आएगा तो एस्टिमेट आप लगाएंगे ट्रेड को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन वो सच में ऊपर भी जा सकता है, कभी कभी नीचे भी रह सकता है। तो पिछले जो 10 क्वार्टर्स का हम लगाते हैं तो जो एक्चुअल बोरोइंग थी यानी कि एक्चुअली में जितना पैसा स्टेट के द्वारा या यूनियन टेरिटरीज के द्वारा लिया गया था वो ज़्यादा निकल कर आया। यानी कि अक्टूबर दिसंबर से भी अगर हर उसमें देखा जाए तो लगभग 8,700 करोड़ रुपए अगर टोटल पूरे देश में लगाए तो वो ज़्यादा निकल कर यहाँ पर आया था। तो इन्हीं सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए स्टेट जो है उनको बैलेंस करने की ज़रूरत है। उनकी जो फाइनेंशियल नीड्स है यानी कि जितना उनको पैसा चाहिए उसको काफ़ी बैलेंस करके रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको बहुत सोच समझ के खर्च करना चाहिए। जो वो पैसे ले रहे हैं उनको लॉन्ग टर्म फिजिकल ड्यूरेबिलिटी को ध्यान में रखना चाहिए ताकि बाद में जाके हमारी जो स्टेट है या जो हमारी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसमें कोई भी चैलेंजेस फेस ना करना पड़े। इस बात का ध्यान यहाँ पर रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है एक्सपोर्ट फ्रॉम लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स लैगिंग सेज GTRI। देखिए किस चीज़ की यहाँ पर बात हो रही है, बात की जा रही है यहाँ पर एक्सपोर्ट की, जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स की यहाँ पर बात की जा रही है। तो चलिए जरा ध्यान से इसको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इंडियाज ओवरऑल गुड्स एक्सपोर्ट डिक्लाइन। क्या हो रहा है, देखिए इंडिया का जो एक्सपोर्ट होता है यानी बाहर जो हम चीज़ों को निर्यात करते हैं, भेजते हैं लेबर इंटेंसिव सेक्टर से, जैसे कि टेक्सटाइल से हम भेज रहे हैं या फिर गारमेंट हम कपड़े भेज रहे हैं, जेम्स को, ज्वेलरी को, लेदर को, यही सारी चीज़ें हैं जो इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, बहुत सारी कंट्रीज़ में भेजता है इन्हीं को, राइट। ये हमारे सबसे हम बोलेंगे कि ऐसे सेक्टर हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनमें इनको काम में लाने के लिए लेबर की बहुत ज़रूरत होती है। आप किसी भी टेक्सटाइल को ऐसा तो नहीं है सिर्फ मशीनों से करवा देंगे, नहीं, उसके लिए आपको लेबर चाहिए होगी। तो हमें देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं ये डिक्लाइन हो रहे हैं और ऐसे जो सप्लायर्स थे जैसे कि चाइना से, वियतनाम से, बांग्लादेश से, वो जो ग्लोबल ट्रेड में मार्केट का शेयर है ना, उनका ये शेयर काफ़ी बढ़ रहा है और इंडिया का ये शेयर घट रहा है। और ये कौन बता रहा है, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI के द्वारा ये बात बोली गई है। तो कैसे ये हो रहा है, इंडिया के ओवरऑल गुड्स एक्सपोर्ट डिक्लाइन क्यों कर रहे हैं। देखिए ये डिक्लाइन जो हो रहा है ना, इसका कारण यहाँ पर देखा जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर के अंदर यहाँ पर स्लो डाउन देखा जा रहा है। वेस्ट के अंदर जो डिमांड थी, जो डिमांड यानी कि वो मांगते थे, उनकी जो मांग थी कि हमें इतनी चीज़ें चाहिए, उनके अंदर ये स्लो डाउन दिखा और यही एक प्राइमरी रीज़न है जिसकी वजह से वो प्राइमरी कंज्यूमर होते थे इंडियन टेक्सटाइल के या फिर जेम्स जो होते हैं यानी कि हीरे जवाहरात जो होते हैं ज्वेलरी के एक्सपोर्ट के लिए, तो जब उन्हीं की डिमांड में कमी आ गई है तो इसी वजह से इंडिया के अंदर ये स्लो डाउन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो जो डिमांड दिख रही है वेस्टर्न कंट्रीज़ में डिक्लाइन की, वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि इंडिया का जो टेक्सटाइल है, गारमेंट्स वगैरह है, वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन दिखा रहा है इंडिया के एक्सपोर्ट के अंदर। तो दोनों का कोरिलेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे नॉन टैरिफ बैरियर्स अफेक्टिंग इंडियाज एक्सपोर्ट। तो ये मेंस के अंदर बिल्कुल सवाल ऐसा आ सकता है कि ऐसा क्यों होता है, तो समझिए इस बात को। रिपोर्ट ने ये बात भी बताई है कि यहाँ पर कुछ की रीजन्स है वीक एक्सपोर्ट के कुछ सेक्टर्स के अंदर, जैसे
जैसे कि नॉन टैरिफ बैरियर्स जो होते हैं, कंज्यूमर नेशंस इनको लगाते हैं। रेगुलेटरी मेजर्स के लिए या फिर कोटा इम्प्लीमेंटेशन के लिए कंज्यूमर नेशंस जो होते हैं, जो चीज़ों को खरीदते हैं, जिसमें वेस्ट लगा लीजिए, अमेरिका लगा लीजिए, जो इंडिया से टेक्सटाइल खरीद रहा है, तो वो इम्पोर्ट को लिमिट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कुछ टैरिफ वहाँ पर लगा देता है। टैरिफ कंट्रीब्यूट करता है, जो कि इंडिया के एक्सपोर्ट को यहाँ पर डाउन कर रहे हैं, क्योंकि वो महंगे हो जाएंगे, फिर लोग वहाँ पर उन चीज़ों को खरीदेंगे नहीं। टैरिफ होता क्या है? टैरिफ एक्चुअली में एक टैक्स होता है कि आपका सामान यहाँ पर 100 रुपये का है, इसके ऊपर आप हमें 20 रुपये एक्स्ट्रा दीजिए एज अ टैक्स। अब आपका सामान 120 रुपये का हो गया। लेकिन क्योंकि अब आपको प्रॉफिट भी कमाना है, तो अब आप क्या करेंगे? प्रॉफिट कमाने के लिए आप इस सामान को वहाँ पर बेचेंगे 140 रुपये में, क्योंकि वहाँ तक पहुँचाने में आपका खर्च आया था 10 रुपये का, तो आप उसको हटा कर 140 में। लेकिन यही सेम क्वालिटी का सामान वहाँ पर 120 रुपये में वो लोग, वहाँ की जो लोकल इंडस्ट्रीज है, वो इसको प्रोवाइड करवा पा रही हैं। क्यों प्रोवाइड करवा पा रही है? क्योंकि उनको आने जाने का खर्च नहीं देना पड़ रहा है, उनको टैरिफ नहीं देना पड़ रहा है। तो इसी वजह से जो लोकल वहाँ के लोग होंगे, पीपल जो होंगे, वो तो 120 रुपये वाली चीज़ को खरीदना पसंद करेंगे, ना कि 140 वाली को। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट करता है जो भी इम्पोर्टर यहाँ पर कंट्री होती है उसके एक्सपोर्ट को। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नॉट नेसेसरीली इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट। देखिए यहाँ पर आप ऊपर देख पाइए, एफटीए जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सपोर्ट को यहाँ पर इंक्रीज ही कर रहा हो। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर देखी गई हैं। चलिए, क्या बातें हो रही हैं? जो द थिंक टैंक हमने ऊपर देखा, जो कि रिपोर्ट छापी गई है, उसने ये बोला है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एफटीएस की वजह से इंडिया की जो लेबर इंटेंसिव गुड एक्सपर्ट है उसके अंदर कोई राइज आ रहा हो। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम, इंडिया और जापान का यहाँ पर एफटीए हुआ है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है कि ना हम आपसे टैरिफ लेंगे ना आप हमसे टैरिफ लेंगे। ये कैसे हैं? एक दूसरे से इंटरलिंक पॉइंट है। तो यहाँ पर टैरिफ ले रहे हैं तो ये कहते हैं कि चलिए ठीक है, हम आपसे कोई टैरिफ यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। कौन कौन ये कर रहा था? इंडिया एंड जापान कर रहा था, उनका फ्री ट्रेड यहाँ पर हुआ है, अग्रीमेंट हुआ है। वो बता रहे हैं कि इसकी वजह से, इसको किया इस वजह से किया गया था ताकि इंडिया का जो एक्सपोर्ट होता है अपैरियल के अंदर, अपैरियल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर जाए, जापान में हम भेज दें। लेकिन पिछले 12 साल से ये जो गेन हमने एक्सपेक्ट किए थे, हमने सोचा था, उम्मीद लगाई थी, वो फेल्ड हो गए हैं, दिखाई नहीं दिए वो गेन्स। जबकि बहुत सारी ड्यूटीज़ को एलिमिनेट कर रखा है जापान के अंदर कि ठीक है हम आपसे ये पैसा नहीं लेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा दिखाई ही दे। अब ये क्यों होता है? रीज़न इज कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर कंट्रीज़। क्या होता है? देखिए, बहुत सारे एफिशिएंट सप्लायर हो जाते हैं अलग अलग कंट्रीज से, क्योंकि हम जिस चीज़ को भेज रहे हैं वो दूसरी कंट्रीज़ भी भेजेंगी। खास करके चाइना, वियतनाम एंड बांग्लादेश टेक्सटाइल के लिए बहुत फेमस है, तो ये लोग भी भेज रहे हैं। तो इसी वजह से जो इंडिया के एक्सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं वीकेंड हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ के भी अवेलेबल ऑप्शन वहाँ पर है या फिर कॉम्पिटिशन की तरह वो दिखाई दे रहे हैं। एग्जाम्पल में बात करें तो हाई इनकम जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं वो प्रेफर करती हैं कि हाई फैशन ब्रांडेड अपैरियल जो होते हैं उनको लार्ज यूनिट में क्रिएट कर दिया जाए। ठीक है, तो अभी कहीं ना कहीं एक फैशन का बहुत बड़ा ये युग चल रहा है और इसी वजह से लोग फैशन की तरफ ज़्यादा जाना चाहते हैं। तो जब ऐसी कंट्रीज़ के अंदर 70% ऑफ अपैरल जो होते हैं वो मिक्स सिंथेटिक्स के बनाए जाते हैं, जिसके अंदर इंडिया का शेयर एक्सपोर्ट सिर्फ 40% से भी कम रह जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल की तरफ से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं तो देखते हैं कि इंडियाज़ एक्सपोर्ट ग्रोथ अनसस्टेनेबल। देखिए क्या बात हो रही है, जो फेडरेशन ऑफ इंडिया है और वहाँ पर जो फेडरेशन ऑफ इंडिया के इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है FIEO, उसने वार्न किया है इंडिया को कि इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है, इंडिया जो चीज़ों को निर्यात करता है, भेजता है अपने देश दूसरे देश के अंदर, उसकी ग्रोथ में पिछले कुछ सालों से सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। कि उसकी ग्रोथ तो हो रही है, वो आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन सस्टेनेबल तरीके से नहीं बढ़ रहा है, अर्थ को ध्यान में रखते हुए नहीं बढ़ रहा है, क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए नहीं बढ़ रहा है। तो इसके एग्जाम्पल है जैसे जो एक्सपोर्ट ग्रोथ दिखाई गई है एक क्रूड ऑयल ट्रेड के अंदर, रूट्स में जो इंडिया से यूरोप की तरफ जाते हैं वो शायद कमिंग ईयर्स के अंदर ऐसा पॉसिबल ना हो पाए या रुक जाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सस्टेनेबली चीज़ों को यहाँ पर हैंडल नहीं कर रहे हैं।
रिपोर्ट ने कुछ और चीज़ों को भी रिवील किया है, जैसे कि क्या क्या चैलेंजेस है जो इंडिया फेस कर रहा है उसके लेबर इंटेंसिव गुड्स के अंदर, एक्सपोर्ट मार्केट में, जो कि इंटरनली भी है और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। और बहुत सारे इश्यूज भी हैं कि इंडिया को क्या क्या यहाँ पर रिगेन करने के लिए, उसके मार्केट शेयर को करने के लिए, उसकी ब्लोस्टर एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए किन किन इश्यूज़ पे काम करना चाहिए। तो इश्यूज़ हम सारे के सारे देख चुके हैं। यहाँ पर मेनली 5 बड़े बड़े इश्यूज़ यहाँ पर दिखाई देते हैं और इसीलिए हम इन सारे इश्यूज़ को यहाँ पर ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अभी आ चुके हैं हम एक्सप्लेन्ड पेज की तरफ। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला हमारा आर्टिकल है जो कि लिखा गया है अमिताभ सिन्हा के द्वारा, जो कि बात कर रहा है अमेरिकाज क्लाइमेट फेलियर, यूनाइटेड स्टेट्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन द वर्ल्ड इज नॉट ऑन ट्रैक टू मीट 2030 टारगेट्स, द कंट्री हैज लैग्ड बिहाइंड इन एवरीथिंग फ्रॉम रिड्यूसिंग एमिशन टू मीटिंग इट्स फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, मैंने आपको कल ही पहले बताया था कि हम एक्सप्लेन्ड पेज से कोई माइंड मैप नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे पॉइंट्स में पहले ही समझाया होता है, तो इस वजह से यहाँ पर हम नहीं बनाने वाले हैं। तो पहले ही हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से अमिताभ सिन्हा बोल रहे हैं कि यूएसए ने, जब हम बात करते हैं एज अ काफ़ी रिस्पॉन्सिबल कंट्री उसको होना चाहिए, लेकिन वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर यहाँ पर बिल्कुल भी अपनी जो भी उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको नहीं दिखाती है। क्यों नहीं दिखाती है? देखिए, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जो टारगेट है हमारे 2030 के लिए पूरे वर्ल्ड में हम लोगों ने कुछ टारगेट्स रखे हुए हैं, दैट इज़ वेरी ट्रू, राइट, कि हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना जो बेसिक चीज़ें हैं, हमारा जो टेम्परेचर है उसको कम रखने वाले हैं, क्योंकि नॉर्मली ये सभी देशों के लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी वजह से यहाँ पर सभी कंट्रीज़ एक साथ आके कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। तो इसी में ये बता रहे हैं अमिताभ सिन्हा कि जो लास्ट में अभी दुबई के अंदर एक मीटिंग हुई थी, कॉप हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 हुई थी दुबई के अंदर, उसमें एक लॉस्ट एंड जो फंड है, डैमेज फंड है, उसको यहाँ पर फंक्शन किया गया था। देखिए, लॉस एंड डैमेज फंड पहले ही बन चुका था, लेकिन अभी तक इसके अंदर किसी ने भी कोई फंड में पैसे डाले नहीं थे। और ये लॉस एंड डैमेज फंड क्या है कि जो भी कंट्री, जो भी नेशन, जिसको भी क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पर लॉस हो रहा है, उसको कुछ फंड दिया जाएगा डेवलप्ड नेशंस के द्वारा, क्योंकि कभी कभी समय में जब स्टार्टिंग में उन लोगों ने ही ऐसे हालात बनाए हैं जिसकी वजह से इन कंट्रीज पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, राइट। तो इसके अंदर पहली बार अभी पैसे डाले गए, जिसमें हम देख पाएंगे कि $100 मिलियन एज ए एड यहाँ पर डाली गई है सबसे पहले। लेकिन इन 100 मिलियंस में थे, अगर आप यूएसए का शेयर देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि वो शेयर सिर्फ 17.3 मिलियन का ही यहाँ पर है। जबकि और बहुत सारी, अगर हम यहाँ पर कंट्रीज़ की बात करें, जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर जर्मनी की, या फिर बात हो जाए यहाँ पर फ्रांस की, तो आप देख पाएंगे कि फ्रांस और जर्मनी जो है उनका शेयर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है इस बुनियाद में, जो कि टोटल ऑलमोस्ट यहाँ पर $110 मिलियन ईच करके उन्होंने डाला गया है। यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के द्वारा भी $60 मिलियन का यहाँ पर प्रॉमिस किया गया है कि वो डालेंगे, और इससे ज़्यादा जितना यूएसए ने पैसा डाला उससे ज़्यादा पैसा यहाँ पर आयरलैंड, डेनमार्क एंड नॉर्वे के द्वारा जैसी कंट्रीज में ने भी डाला है। फिर यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिसके अंदर जो हिस्टोरिकल एमिशन है यहाँ पर यूएसए का, वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रहा है। यानी जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा गया उसमें से पूरे वर्ल्ड में 27% ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड है जो आज के टाइम पे भी यूएसए बहुत छोड़ता है, बहुत ज़्यादा। और हिस्टोरिकली भी लगभग पूरे, अगर 1850 के दशक के बाद यहाँ पर बात की जाए तो अभी तक सबसे ज़्यादा जो शेयर है इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेके, या फिर हम देखेंगे कि अपनी इंडस्ट्रीज़ को, फैक्ट्रीज़ को बनाने में, तो वो शेयर यहाँ पर यूएसए का जाता है, अमेरिका का जाता है। और जो कंट्री, ऑल्दो चाइना और इंडिया बहुत ही तेज़ी से इस मिशन को कर रही हैं या फिर ग्रो कर रही है, लेकिन फिर भी वो अभी भी यूएसए से 4 गुना कम ही इमिशन यहाँ पर करती हैं। तो ये कैटेगरी है। इसके होने के बावजूद भी जो यूएनएफसीसी के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशंस का फ्रेमवर्क बनाया गया है कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि 2015 में पेरिस एग्रीमेंट में किया गया था, उसकी जो भी रेटिफिकेशन है आज तक यूएसए के द्वारा नहीं की गई है। और ये जो फ्रेमवर्क था ना, इसके अकॉर्डिंग ऐसा निकल के आया था कि वर्ल्ड में सभी कंट्रीज ने ऑलमोस्ट एवरेज 25% तक जो कार्बन इमिशन था उसमें डिक्लाइन दिखाया, उसमें कमी दिखलाई थी। लेकिन जब यहाँ पर बात आती है यूएसए की, तो यूएसए का जो परसेंटेज था वो 0.4% ही था। कहाँ 25% और कहाँ 0.4%। तो इसी वजह से यहाँ पर बार बार क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि यूएसए ने जितने भी चीज़ों में यहाँ पर कुछ बोला था कि 2030 तक हम साथ देंगे, वहाँ पर वो हर जगह फेल हो गया है।
और ये जो टारगेट्स थे इनको भी उन्होंने इम्प्लाई नहीं किया है, तो काफ़ी ये एक निराशाजनक बात है। और इसी की वजह से यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि किस प्रकार से जो द बियर मिनिमम एक्ट है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, जो कि ग्लोबल टारगेट्स की बात करता है 2030 तक, ताकि जो सभी लोग हैं वो ढंग से यहाँ पर जीवन यापन कर पाए, रह पाए, उसको भी वो उसके अगेंस्ट है। इक्विटी के, बराबर के, जस्टिस के, न्याय के, ये सारी चीज़ें अगेंस्ट है, इन एक्ट के अगेंस्ट है। उसके जो भी टारगेट थे वो हर टारगेट को यहाँ पर यूएसए द्वारा मिस्ड कर दिया गया है, यानी कि वो कोई भी जो उसके टारगेट्स हैं उनको अचीव नहीं कर पाया है। बात की जाए कि जब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप थे तो उन्होंने पेरिस क्लाइमेट से अपने पैर पीछे ही खींच लिए थे, लेकिन हालांकि अब यहाँ पर आगे जो बाइडन जब आते हैं एज ए यूएस प्रेसिडेंट, तो वापस आके पेरिस क्लाइमेट के अंदर इंडल्ज हो जाते हैं या वापस उसको ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन फिर भी अभी तक भी उनका जो टारगेटेड या उनके जो बोले गए थे, जैसे कि डोमेस्टिकली सभी नेशन को बोला जाता है कि आप इतनी रिपोर्ट बनाएंगे 5 साल, हर साल आप उसको ज्वाइन करेंगे, हर साल आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर बहुत कम दिखाई दी है यूएसए की तरफ से, या बहुत कम उसकी परसेंटेज यहाँ पर दिखाई दे रही है कि वो कितना यहाँ पर वर्क कर रहा है एज कम्पेयर टू अदर नेशंस, चाहे उसमें इंडिया ही क्यों ना आ जाए। तो एक काफ़ी बात है कि यूएसए जो है वो काफ़ी एक्टिवली नेगोशिएशन रूम्स में काम कर रहा है डिफरेंट डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, कि इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क में, क्योंकि इसका रीज़न यही है कि जो यूएसए है वो, आप कितना यहाँ पर पैराडॉक्सिकल सिचुएशन देखेंगे कि एज अ वो वर्ल्ड लीडर बनते हुए जब बीच में आता है कि नहीं क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करें, लेकिन फिर खुद ही वो जो काम उसको करने चाहिए उनको नहीं करता है। तो यहाँ पर एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन बिल्कुल दिखाई देगी आपको। फिर देखते हैं कि पैसे नहीं दे रहा है, फॉसिल फ्यूल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस पर अगर बात की जाए तो कभी भी ऐसा प्रेशर उन्होंने नहीं देखा है जैसे इंडिया ने फेस किया है, क्योंकि वो कोयले का इस्तेमाल करते थे। इनफैक्ट अगर 2015 तक बात तो यूएसए ने बहुत ज़्यादा कोयल को इस्तेमाल किया है एज कम्पेयर टू इंडिया। हालांकि कुछ टाइम पे अब उसने जो रिलायंस जो उसके ऊपर था वो कम कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो इसके बावजूद भी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज ने ये शो किया है कि किस प्रकार से इंडिया जो एमिट करता है कोयल को या फिर कोयले को, वो 27% तक है एनर्जी नीड में, और नॉन फॉसिल नीड जो है इंडिया की वो 20% है। यानी कि अब इसमें आप समझिए कि इंडिया जो एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा है बिना फॉसिल फ्यूल के, यानी कि जिनको दोबारा से रिप्रोड्यूस कर दिया जाता है या रिन्यू कर दिया जा सकता है, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, ये सब एज कम्पेयर टू यहाँ पर यूएसए काफ़ी ज़्यादा है। ये इंडिया का आंकड़ा है, 27% ऑफ इस एनर्जी डिमांड पूरी कर रहा है और यहाँ पर यूएसए सिर्फ 20% कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो स्टेटस है वो काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू यहाँ पर यूएसए से, जो कि इंडिया अपने प्रोमिसेस को फुलफिल कर रहा है पूरे के पूरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। तो यहीं पर हम यह सारी बातें देख रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड की लीडिंग सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के बाद भी यूएसए अभी तक अपने जो पैसा, हम देख रहे थे कि किस प्रकार से वो पैसा प्रोवाइड नहीं कर रहा था बोलने के बाद भी, लेकिन अब यूएसए ने एक प्रॉमिस किया है कि वो $3 बिलियन रुपए देंगे। दुबई के अंदर ये प्रॉमिस किया गया है कि जो ग्रीन क्लाइमेट फंड होने वाला है अगले 4 साल तक वो $3 बिलियन रुपए यहाँ पर ऐड करेंगे। हालांकि वो कितना करेंगे नहीं करेंगे, और उनको करना एक्चुअली में चाहिए, क्योंकि वो पहले भी ऐसे ही प्रॉमिस करके पेरिस एग्रीमेंट में इसे डिनाई कर चुके हैं। तो ये जो ग्रीन क्लाइमेट फंड होने वाला है इसके अंदर ये पैसे देना चाहिए, और यही एक मेजर कंसर्न है कि किस प्रकार से जो लैक ऑफ मनी है और जो कंट्रीज है जिनको अब सहना पड़ रहा है वो उनके पास उतना पैसा नहीं है और ये फंड में भी इतना पैसा नहीं है। तो ये लैक ऑफ मनी की वजह से भी बहुत बड़ी एक इशू है पूरे ग्लोब के सामने, और इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। और रिसेंट में जो एक एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट आई थी उसने भी ये बात समझाया है कि कहीं ना कहीं ईयर ऑन ईयर चलते हुए जो ये मनी है इसको डबल करने की ज़रूरत है फंड में, क्योंकि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर अदर कंट्रीज़ के ऊपर आगे जा के भी दिखाई देने वाला है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल इज डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। गैंगस्टर गोल्डी ब्रार हैज़ बीन डिक्लेयर्ड ए डेजिग्नेटेड टेररिस्ट अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। देखिए क्या बात हो रही है, इंटरनल सिक्योरिटी की यहाँ पर बात हो रही है, राइट।
तो इंटरनल सिक्योरिटी जो आपका टॉपिक है, ये टॉपिक है जीएस पेपर 3 के अंदर। जीएस पेपर 3 में मेंस में बिल्कुल ये क्वेश्चन आ सकता है कि यूपा के अंदर किसी को एज अ टेररिस्ट घोषित करने के लिए क्या बन सकता है। तो इसी में आपके लिए एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी छुपा हुआ है इसी आर्टिकल में। प्रीलिम्स के क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे एक स्टेटमेंट पूछी जा सकती है कि किस प्रकार से क्या जो यूपा एक्ट है यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, उसके अंदर यहाँ पर आपको एक डेफिनेशन मिलती है टेररिस्ट की। तो ये आपसे क्वेश्चन मार्क की बजाय ऐसे ही जस्ट एज ए स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। ऐसे ही सवाल यूपीएससी के फेवरेट है आजकल, तो आप उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखिए कि मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो यूपा एक्ट होता है इसमें कोई भी डेफिनेशन नहीं दी गई है किसी को टेररिस्ट घोषित करने के लिए, लेकिन यहाँ पर टेररिस्ट एक्ट की डेफिनेशन जरूर बताई गई है कि कोई भी एक्ट यानी कोई भी कर्म, कोई भी कार्य अगर किसी ने किया है तो उसको एज ए टेररिस्ट एक्ट कैसे माना जा सकता है। तो इन एक्ट्स के अंदर जैसे कि कुछ बातें हैं कि कोई भी ऐसा काम जिसके अंदर थ्रेटन किया गया है, खतरा किया गया है इंडिया की यूनिटी को, एकता को, इंटीग्रिटी को, सिक्योरिटी को, या इकोनॉमिक सिक्योरिटी या सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया को, या फिर ऐसा कोई इंटेंट के साथ कुछ करने वाले हैं, पहले ही उन्होंने सोचा है, खतरा है उनके इस काम से, तो भी उसको एज अ टेररिस्ट के नॉमिनेशन यहाँ पर रखा जा सकता है। तो ये जो एक्ट था एंटी टेरर प्रोविजंस को लाने के लिए इस एक्ट के अंदर 2004 में यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन किया जाता है, और इसके बाद अब 2019 में यहाँ पर अमेंडमेंट कर दिया गया जिसके द्वारा जो ये पावर है कि किसी टेररिस्ट को एक लिस्ट से बाहर भी निकाला जा सकता है, तो ये एडमिशन की पावर दे दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को अमेंडमेंट के बाद कि कोई इंडिविजुअल जिसको एज ए टेररिस्ट या फिर आतंकवादी यहाँ पर घोषित किया गया है, इसको लगाया गया है, उसको अगर वो कोई ऐसा कमिट नहीं करता है तो उसको यहाँ पर बाहर भी निकाला जा सकता है with the हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो किस प्रकार से वो क्रिया है वो देख लेते हैं। देखिए, अब बात करते हैं कि आज तक अगर किसी इंडिविजुअल को डिक्लेयर करना है आतंकवादी तो वो उसको कैसे किया जाएगा, हाउ, किस तरीके से उसको यहाँ पर नोटिफाई किया जाएगा या रखा जाएगा। तो हम बात करते हैं कि यूपा जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जिसको पहले ही बनाया गया है कि कुछ ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए इस एक्ट को बनाया गया है। तो इस एक्ट को बनाने में इसका एक 4th शेड्यूल है। हमें पता है ज़्यादातर जो एक्ट होते हैं, हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्स में बटा हुआ है। तो मैंने आपसे कल ये सवाल भी पूछा था कि भारत का संविधान कितने शेड्यूल्स में बटा हुआ है, तो आप लोगों ने बताया नहीं। तो 12 शेड्यूल्स में अभी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है और उसी के साथ वो 25 पार्ट्स के अंदर बटा हुआ है। तो खैर, यूपा के अंदर बात करते हैं कि यूपा का एक्ट जो है उसका 4th शेड्यूल के अंदर यहाँ पर उनके नाम को ऑफिशियल गैजेट के द्वारा लिखा जाता है कि कोई भी अगर हम इसको टेररिस्ट मान रहे हैं तो ऑफिशियल गैजेट में इनका नाम लिखेंगे, 4th शेड्यूल के अंदर उनके नाम को रख दिया जाएगा। जनरली लीगल प्रिजम्पशन होता है कि इंडिविजुअल जो है वो शायद इनोसेंट है अनटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक वो गिल्टी प्रूवन नहीं होता तब तक उसको गिल्टी मतलब कि इनोसेंट माना जाता है कि ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग होता है, यहाँ पर जो भी कोई टेररिस्ट होता है लीगली उसको माना जाता है कि वो सस्पेक्टेड है किसी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में, और इसी वजह से उसको एज ए टेरर अक्यूज्ड माना जाता है, ना कि प्रूवन गिल्टी तक उसको लेके जाया जाता है। तो 2019 में अमेंडमेंट ये क्लेरिफाई तो नहीं करता है कि कौन से प्रूफ्स रिक्वायर होते हैं किसी इंडिविजुअल को यहाँ पर एज ए टेररिस्ट घोषित करने के लिए, कौन से प्रूफ माने जाएंगे किसी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेंट मानने के लिए, लेकिन यहाँ पर और सारी बातें बताई गई हैं। फिर हम चलते हैं कि कुछ अगर किसी इंडिविजुअल को एज ए डिक्लेयर कर दिया गया है वहाँ पर आपका टेररिस्ट की कैटेगरी के अंदर, तो उसको बाहर निकालने के क्या प्रावधान है या फिर उसका इम्पैक्ट क्या होता है वर्ल्ड वाइड। तो देखिए, जब भी कभी यूपा के अंदर कोई टेररिस्ट आ जाता है तो उसको शेयर कर दिया जाता है, उसका नाम शेयर कर दिया जाता है यूएन के साथ। और जितने भी यूनाइटेड नेशंस में 197 मेंबर्स हैं, तो जितने भी ये मेंबर्स हैं इनके यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं, जैसे कि वो कभी ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ट्रैवल के ऊपर बैन हो जाता है, या फिर जो उसके एसेट है किसी दूसरी कंट्रीज के अंदर को फ्रीज कर दिया जाता है, वहां से पैसा नहीं निकाल सकता है, या फिर जो आर्म्स है वो खरीदना चाहता है, कोई हथियार खरीदना चाहता है तो उसकी प्रिक्योरिंग नहीं कर सकता। तो ये कुछ सैंक्शंस लग जाते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। और फिर हम बात करते हैं कि सेंटर को ये अमेंडमेंट की पावर दी गई है कि अगर उनको उस लिस्ट से हटाना है तो वह कैसे हटाएंगे, कि यहाँ पर जो एप्लीकेंट है जिसको टेरर की कैटेगरी के अंदर टेररिस्ट एज रखा गया है, वो यहाँ पर एक एप्लीकेशन लगाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि देखिए मैं तो ऐसा नहीं हूँ, आप लोगों को गलतफहमी हुई है। फिर इस एप्लीकेशन को
1 महीने के अंदर अंदर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है तो वो मंजूर करके उनको हटा सकते हैं उनके नाम को, या फिर उनको मना कर सकते हैं कि नहीं हमें लगता है कि आप हो तो आप हो। नेक्स्ट यहाँ पर फिर सवाल उठेगा इसके बाद क्या, इसके बाद भी जो एप्लीकेंट है वो एक रिव्यू, यहाँ पर रिव्यू हम एक बोलेंगे कि एप्लीकेशन लगा सकता है, और इस रिव्यू के लिए एक रिव्यू कमेटी बैठाई जाती है जिसके अंदर जो चेयरमैन होगा वो चेयरमैन होता है किसी हाई कोर्ट का जज। ठीक है, तो हाई कोर्ट का जज यहाँ पर एज अ चेयरपर्सन या चेयरमैन यहाँ पर बैठेंगे और वो इस रिव्यू कमेटी के अंदर ये देखेंगे कि ठीक है यहाँ पर क्या उसको छोड़ देना चाहिए, क्या उसके ऊपर से ये इल्ज़ाम को हटा देना चाहिए, उसका नाम वहाँ से हटा देना चाहिए। अगर ये प्रूव होता है तो वो उसका नाम हट जाता है, नहीं होता है तो उसकी कैटेगरी सेम रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वाई, आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ हम पहुंच चुके हैं जो कि है यहाँ पर वाई नोबल लॉटरेट्स यूनुस गोज ए जेल टर्म। देखिए बात हो रही है कि बांग्लादेशी कोर्ट के बारे में कि किस प्रकार से मोहम्मद यूनुस जो है, यानी कि मोहम्मद यूनुस यहाँ पर एक इंसान है जिनको नोबल पीस प्राइज़ के घोषित किया गया था 2006 में, उनको ये पीस प्राइज़ मिलता है, नोबल प्राइज़ मिलता है और काफ़ी बड़ा ये प्राइज़ होता है, यानी कि बहुत कम लोगों को ये मिला। इवन गांधी जी को उनकी मौत के बाद में ये पीस प्राइज़ दिया गया था। तो इनका कारण क्या है, देखिए ये जो इंसान है बांग्लादेश के रहने वाले हैं, ये पहले अपनी पढ़ाई करते हैं इकोनॉमिक्स से और ऑक्सफोर्ड में ये जाके इस पढ़ाई को करते हैं। उसके बाद ये वापस आते हैं अपने देश में, जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो जाता है 1971 की वो बात है, तो आफ्टर सम टाइम्स ये वहाँ पर वापस आ जाते हैं और वापस आने के बाद ये यहाँ पर क्योंकि इकोनॉमी के हिसाब से बहुत ज़्यादा देश गरीब था और कुछ काम नहीं हो रहे थे, तो ये एक प्रोफेसर बन जाते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। और कौन सी वो यूनिवर्सिटी थी, चिटागोंग। ठीक है, तो चिटागोंग यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रोफेसर बन जाते हैं और उस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने के बाद इनको लगता है कि देश के लिए कुछ करना चाहिए और इसी वजह से कंसेप्ट लेके आते हैं ग्रामीण बैंक का। देखिए कुछ ग्रामीण बैंक्स यहाँ पर इंडिया में भी हैं, तो आप समझिए कि जो कंसेप्ट पूरा का पूरा लाया गया था कि किस प्रकार से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर जो गांव के अंदर विलेजेस एरिया के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनको लोन प्रोवाइड नहीं करवाया जा सकता क्योंकि उनके ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनको नॉन कोलेट्रल यहाँ पर लोन देने शुरू कर दीजिए गए। तो नॉन कोलेट्रल लोन क्या होता है, यानी कि कुछ चीज़ें उनसे गिरवी नहीं रखी गई कि ठीक है इसके बदले में, बल्कि उनको कुछ बहुत कम अमाउंट में उनको लोन दिया गया सो दैट वो अपना कुछ काम जमा सके और उसको वापस रिपे कर सके। और 2000 यहाँ पर 19 में जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में एक यहाँ पर न्यूज़पेपर है जो कि डेली सन के नाम से न्यूज़पेपर है बांग्लादेश के अंदर, तो उसने बताया कि 97% तक जितने भी लोन दिए गए थे यहाँ पर 1983 से, जो कि 1983 के अंदर क्योंकि ये बैंक बना था और उसके बाद से बैंक बहुत सारे देशों में बना है, अलग अलग कंट्रीज़ में बना है इंक्लूडिंग इंडिया, तो 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ है जिन्होंने इस कंसेप्ट को अपनाया। तो वो 97% तक लोन्स जो है वो वापस मिल चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। और इसी वजह से 2006 में जब इनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया, उस समय पे इनको बैंकर टू द पुअर के नाम से भी जाना गया। तो ये इनकी पूरी की पूरी लाइफ स्टोरी। अब हमें समझना होगा कि क्यों फिर ऐसा, इतना अच्छा इंसान इतना काम कर रहा है तो वाई इनको जेल क्यों दे दी गई है। तो इसका कारण था कि 2009 के अंदर यहाँ पर 2006 से लेकर 2009 तक जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं कन्फाइनमेंट के अंदर थी और वो यहाँ पर उसी समय के दौरान में 2006 में आफ्टर रिसीविंग पीस प्राइज़ यहाँ पर मोहम्मद जी को लगता है कि क्यों ना वो अपनी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी बना दे, लेकिन फिर उन्होंने इस प्लान को डिच कर दिया। उन्होंने इस प्लान के साथ वो ऊपर नहीं गए, उनको लगा कि उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। और उसी के बाद से कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि 2009 में जब शेख हसीना वापस आती हैं तो वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर बनाती है, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये खतरा है उनके लिए और इसी वजह से उनके ऊपर यहाँ पर कार्रवाई होती हैं और 2009 से ही उनको परेशान किया जा रहा है। और बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों में जिनको खुद को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है 100 से ज़्यादा, जिसके अंदर यूएस के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं बराक ओबामा, तो उन लोगों ने भी यहाँ पर सामने आकर शेख हसीना को एक लेटर लिखा है साइन करते हुए कि इनको परेशान ना किया जाए, इनको छोड़ दिया जाए। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में वो पहले ही बता चुकी हूँ कि अमेरिका के अंदर वो अपनी पढ़ाई पढ़ के आए थे, तो बहुत सारी जो पूरी कम्युनिटी है वो इनकी 160 से ज़्यादा यहाँ पर इंटरनेशनल लोग जो हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, वो लोग इनकी सेफ्टी के लिए कंसर्न है यहाँ पर दिखाई देते हैं। और हसीना जो कि प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की, वो कहते हैं कि किसी को अगर प्रॉब्लम है तो आके इनकी इन्वेस्टिगेशन जो भी इनके ऊपर ट्रायल चल रहे हैं वो आके खुद उसमें देख सकते हैं। तो खैर यहीं पे हमारा
पूरा का पूरा न्यूज़पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, जो भी यहाँ पर बने हुए हैं। टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको भी यहाँ पर ये आर्टिकल के फ़ोटो चाहिए प्लस माइंड मैप इससे रिलेटेड चाहिए तो बिल्कुल आप जाइए वहाँ पर और अच्छे से आप उसको देखिए, या फिर अपने नोट्स के अंदर आप उनको एज ए PDF फॉर्म में बनाकर रख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। और जिसको भी न्यूज़पेपर का एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं बोलती नहीं हूँ तो आप लोग करते ही नहीं हो, तो देख लीजिए। थैंक यू।